दोस्तों, लड़ाकू विमान कितना भी तेज क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी खतरनाक मिसाइल क्यों ना हो, अगर वह दुश्मन को समय पर देख ही नहीं पाया तो उसकी पूरी ताकत बेकार हो जाएगी। यही वजह है कि हमारे जो डिफेंस थिंक टैंक हैं तेजस के आंख को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने में जुट चुके हैं। एचएएल ने अस्त्रा माइक्रोवेव को उत्तम एईएस रडार प्रोग्राम के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसमें 122 एक्टिव एंटीना एरे यूनिट और 121 इंटरफेस फ्रेम शामिल होंगे। ये रडार इतना शक्तिशाली होगा कि तेजस कई सौ किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हर मूवमेंट को भांप सकता है। और इसीलिए अब अगले 3 मिनट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उसे सुनकर आप एचएएल, डीआरडीओ और भारत के इंजीनियर्स पर गर्व करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको डीआरडीओ, एचएएल और भारत के उन इंजीनियर्स पर गर्व है जो फाइटर जेट की आंख तक स्वदेशी बनाने में लग चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखें, क्योंकि दोस्तों जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले खबर को बिल्कुल साफ समझ लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। खबर ये आ रही है कि पुराने रडार में एंटीना को मैकेनिकली घुमाकर अलग अलग दिशा में बीम भेजा जाता था, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी एईएस रडार में बहुत सारे छोटे ट्रांसमीटर, रिसीवर, मेडुलर मिलकर इलेक्ट्रॉनिकली बीम को स्ट्री करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि रडार बेहद तेज़ी से अलग अलग दिशा में स्कैन कर सकता है, एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है और पायलट को ज़्यादा तेज़ी से बैटलफील्ड की पिक्चर दे सकता है। आधुनिक एयर कमांड में यह स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में कई बार पायलट दुश्मन को अपनी आंखों से देखता ही नहीं। रडार, सेंसर और डाटा के आधार पर ही पूरी इंगेजमेंट शुरू हो जाती है। और दोस्तों, यहीं से तेजस MK1 और एईएस रडार की कहानी दिलचस्प हो जाती है। एचएएल ने पहले MK1A के लिए इजरायली ELTA रडार का रास्ता अपनाया था और डीआरडीओ के ऑफिशियल न्यूज कम्युनिकेशन में एचएएल लीडरशिप ने बताया था कि उत्तम रडार को शुरुआती योजना के मुताबिक आगे के एयरक्राफ्ट में लाने का इरादा था, लेकिन सर्टिफिकेशन टाइमलाइंस के कारण इम्पोर्टेड रडार के साथ आगे बढ़ना पड़ा। दूसरी तरफ सितंबर 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 97 अतिरिक्त तेजस MK1A की डील के बारे में कहा था कि इन एयरक्राफ्ट में इंडिजीनियस उत्तम एईएस रडार और दूसरे स्वदेशी सिस्टम को शामिल किया जाएगा। यानी दोस्तों, अब सवाल यह है कि उत्तम आएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि इंडिया इस रडार को प्रोडक्शन स्केल पर कितनी तेज़ी से उतार पाया है। आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी रडार को केवल लेबोरेटरी में प्रोटोटाइप बनाकर फाइटर जेट की नोज में लगाने से ऑपरेशनल प्रोग्राम नहीं बन जाता। उसे बड़ी संख्या में अच्छे क्वालिटी के साथ बनाना पड़ता है। हर यूनिट को कठोर टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है और फाइटर एयरक्राफ्ट के बाकी एवियोनिक्स, मिशन, कंप्यूटर, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही रडार को बना लेना काफ़ी नहीं होता। हमें हर रडार को, यानी अगर हमारे पास 40 फाइटर जेट हैं और हमने सिर्फ एक रडार को बनाकर एक फाइटर जेट के साथ टेस्ट कर लिया, तो सिर्फ सफलता बस उतने भर से नहीं मानी जाती। हमें 40 और रडार बनाने होंगे जिसे हम 40 फाइटर जेट पर लगा सकें और ये 40 रडार बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट काम करते रहें। और इसलिए भारत के जो थिंक टैंक हैं वो ये कहते हैं कि इन्हें बनाने में भी सही टाइमलाइन, यानी जो समय लग रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों सोचिए, फाइटर पायलट के सामने बैटलफील्ड में एक ही समय पर कई चीज़ें मौजूद होती हैं। बहुत दूर एनिमी फाइटर जेट जो आसमान में उड़ रहा है, नीचे ग्राउंड टारगेट, आसपास इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम भी होती हैं और किसी दूसरी दिशा से मिसाइल थ्रेट। रडार को केवल सामने कोई ऑब्जेक्ट्स देखकर पायलट को डॉट दिखाना नहीं है, उसे टारगेट की रेंज, डिटेक्शन और मूवमेंट का लगातार डेटा भी देना होता है और बाकी एवियोनिक्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। यही वजह है कि एईएस रडार आधुनिक फाइटर जेट में केवल सेंसर नहीं बल्कि पूरे कॉम्बैट सिस्टम का सेंट्रल हिस्सा बन जाता है। जितनी तेज़ी और भरोसेमंद तरीके से फाइटर टारगेट डिटेक्ट करेगा और उसे ट्रैक करेगा, उतना ही जल्दी पायलट वेपन डिप्लॉयमेंट का फैसला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, उत्तम प्रोग्राम की सबसे बड़ी कहानी परफॉर्मेंस के किसी एक नंबर से भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टेड सब सिस्टम का मतलब केवल पैसा बाहर जाना नहीं होता। युद्ध या जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय स्पेयर पार्ट्स,
अपग्रेड, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और फ्यूचर इंटीग्रेशन तक सप्लाई चेन पर असर डाल सकती है। अगर रडार आर्किटेक्चर, एंटीना एरे और एसोसिएटेड सिस्टम का बड़ा हिस्सा भारत के अपने इकोसिस्टम में बनता है तो फ्यूचर अपग्रेड पर कंट्रोल भी बढ़ता है। यही कारण है कि तेजस के इंडिजीनियस कंटेंट को केवल एयर फ्रेम तक सीमित नहीं रखा जाने वाला है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिशन कंप्यूटर और वेपन जितने ज़्यादा डोमेस्टिक होंगे, फाइटर प्रोग्राम उतना ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी देगा। और इसीलिए जो भारत के डिफेंस थिंक टैंक हैं, उनका ये मानना है कि भारत को अब हर चीज़ें, फाइटर जेट का जो भी हो, मिसाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, उसका सोर्स कोड हो, उसका रडार हो, उसका इंजन हो, उसका एवियोनिक्स हो, सब कुछ भारत में ही बनाना चाहिए ताकि युद्ध के समय किसी भी सप्लाई चेन में बाधा ना आ पाए। हमने देखा कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो जो देश भारत को अपना दोस्त दिखाते थे वो भी भारत से दूरी बनाने लगे। सोचिए दोस्तों, हम जिस देश से रडार, एवियोनिक्स, फाइटर जेट, सोर्स कोड या फिर मिसाइल इंटीग्रेशन सिस्टम खरीदते हैं और हमारा किसी के साथ युद्ध 6 महीने से या फिर 1 साल से चल रहा हो और हमारे पास इन चीज़ों की कमी आने लग गई और हमने उन्हें ऑर्डर दिया, उन्होंने अमेरिका के दबाव में या फिर चाइना के दबाव में आकर हमें सप्लाई देने से मना कर दिया, तो फिर हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए दोस्तों, भारत के जो डिफेंस थिंक टैंक हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि भारत को अब हर चीज़ अपने दम पर बनाना सीखना चाहिए। और दोस्तों, यहीं पर प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। DRDO टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, HAL इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन 100 ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक सप्लाई चेन चाहिए होगी। अस्त्रा माइक्रोवेव की पुरानी BSE फाइलिंग दिखाती है कि कंपनी उत्तम AE से रडार के एक्टिव एरे एंटीना यूनिट पर पहले से काम कर चुकी है, यानी यह अचानक पैदा हुई कंपनी नहीं है जिसे एक दिन कंडक्ट कर दिया गया हो। ये बहुत पहले से भारत के लिए AES से उत्तम A से रडार बना रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत को ऐसे और भी कई डिफेंस कंपनी बनाने होंगे ताकि भारत अपने ज़रूरत का सभी सामान बहुत तेज़ी से बना सकने में सक्षम हो। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्शन ऑर्डर से लेकर सप्लाई चेन और सप्लाई चेन से लेकर ऑपरेशनल डेवलपमेंट तक पूरा साइकिल देश के अंदर तैयार होना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तम रडार को केवल तेजस की नई आंख कहना भी कहानी का आधा हिस्सा है। असली कहानी यह है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में से एक को भारत अपने इंडस्ट्री बेस से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एंटीना एरे, कल नए प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और फ्यूचर सेंसर सब कुछ भारत में ही बनाने चाहिए। और जब भारत अपने फाइटर जेट के सेंसर और वेपन आर्किटेक्चर को खुद कंट्रोल करेगा, तब किसी नई मिसाइल को इंटीग्रेट करना या फिर रडार सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना हो, हर बार दूसरे देश की परमिशन और टाइमलाइन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यही स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का असली मतलब है कि हर चीज़ अकेले बनाना नहीं, बल्कि उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना जिनके बिना युद्ध के समय प्लेटफॉर्म अधूरा रह जाए, हमारा जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाए। भारत को ये सब चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे थिंक टैंक जो हैं, उनका मानना सही है कि भारत को अपने जितने भी कंपोनेंट हों, चाहे रडार हो, चाहे मिसाइल इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, चाहे अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे रडार हो, चाहे उत्तम AES रडार हो, चाहे फाइटर जेट का दिल कहे जाने वाले इंजन हो, सब कुछ अपने यहाँ स्वदेशी रूप से बनाना सीखना ही होगा। क्या लगता है आपको? क्या वो ऐसा सही सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक राय को बहुत गौर से पढ़ते हैं, उन्हें आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।